हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों का जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस, आज उस सब्जेक्ट की स्टडी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जिसमें कि इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस की टॉपिक को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीड्स, मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें कि हमारा जो फर्स्ट नीड है, मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है, वह है स्पेशलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज एंड गेन फ्रॉम प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान देने वाली है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशंस है। जैसे जब हम एग्जांपल लेते हैं अपने भारत देश का, तो हमारा भारत देश, हमारा इंडिया, ऐसे गुड्स के प्रोडक्शन में वो ज्यादा एफिशिएंट है जो कि लेबर इंटेंसिव है ना। लेकिन एक और कंट्री है यूएसए, वो ऐसे गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा एफिशिएंट है जो कि कैपिटल इंटेंसिव है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव का मतलब हुआ कि कैपिटल इंटेंसिव का मतलब कि ऐसा प्रोडक्शन जिसमें कि कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट है और लेबर की कम रिक्वायरमेंट है। एंड लेबर इंटेंसिव जो हो गया, वह हो गया आपका इस ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कि लेबर की, मतलब ह्यूमन बीइंग की ज्यादा जरूरत है ना। तो अगर आपस में यूएसए और इंडिया के बीच अगर इंटरनेशनल बिजनेस होता है, देन यूएसए कैन एक्सपोर्ट that products to India which are capital intensive, and India can export to USA those products that are labor intensive. Now, next one is full utilization of underutilized resources, है ना। जैसे कि अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेस का फुल यूटिलाइजेशन हो जाएगा। कैसे? जैसे कि हमारे भारत देश में बहुत लोग अनएम्प्लॉयड है, स्किल्ड है, बट स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड, है ना। अगर हमारे भारत देश में एक ब्रिज बन रहा है ना, ब्रिज बन रहा है, और ब्रिज बनाने का जो टेंडर मिला है, जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वह मिला है यूएसए की कंपनी को, है ना। अब जैसे ही यूएसए की कंपनी को जब वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ब्रिज बनाने का, देन उन्हें लेबर की भी जरूरत होगी। कुछ तो जो टेक्नीशियंस होंगे, इंजीनियर्स होंगे, वो यूएसए से भी आएंगे, और कुछ इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, अकाउंटेंट्स एंड डेली वेज लेबरर्स जो हैं, वो इंडिया में भी हायर किए जाएंगे, है ना। इन दिस वे जो हमारा जो एक अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स था, डोमेस्टिक रिसोर्स था, ह्यूमन रिसोर्स था, उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, है ना। जो कि स्किल्ड थे बट स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड। जो उनका स्किल था, ना उनके स्किल का यूटिलाइज हो पा रहा था, और ना ही उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पा रही थी, जिससे कि अर्निंग भी नहीं हो पा रही थी। अब जो है कि बाहर की कंपनी आकर के यहाँ पे जो वो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रही है, इससे हमारे जो रिसोर्सेस है, डोमेस्टिक रिसोर्सेस हैं, इसका भी यूटिलाइजेशन होगा। अब नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडेड मार्केट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। एक्सपेंडेड मार्केट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अब जैसे ध्यान दीजिए, जो भी गुड्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड होते हैं, मीन्स हमारे भारत देश के पॉलिटिकल जो बाउंड्री है उसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है ना। अब जैसे एक्सपेंडेड मार्केट का मतलब हो गया, कोई एक प्रोड्यूसर जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कोई एक प्रोडक्ट है जिसका कि हमारे देश में रिक्वायरमेंट है 5,000 यूनिट्स, बट एक प्रोड्यूसर है जो कि 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। इट मीन्स वो जो 5,000 यूनिट्स जो है, वह कहाँ कंज्यूम हो जाएगा? डोमेस्टिक मार्केट में। और बाकी के जो 5,000 है, वह इंटरनेशनल मार्केट में भेज दिया जाएगा, है ना। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मिंग द सबसिस्टेंस सेक्टर इन मोनेटाइज सेक्टर।
यहाँ पे स्टूडेंट सबसिस्टेंस का मतलब है जब कोई पर्सन या खेती करता है या किसी तरीके का प्रोडक्शन करता है, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन करने का जो मेन गोल होता है वो क्या होता है? सेल्फ कंजम्पशन, है ना? सेल्फ कंजम्पशन। ओके, तो जब गुड्स का या प्रोडक्ट का प्रॉपर एलोकेशन हो जाएगा, देन जो भी पर्सन सबसिस्टेंस सेक्टर में है वो इनकरेज होंगे किसके लिए कि हाँ मैं तो प्रोडक्शन करूंगा अभी सेल्फ कंजम्पशन के लिए, लेकिन सेल्फ कंजम्पशन के साथ साथ मुझे और प्रोडक्शन करना है, सो दैट कि आई विल एक्सपोर्ट इट इनटू अदर कंट्रीज, है ना? हालांकि कोई पर्सन डायरेक्टली तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट की मदद से वो एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट तो होना चाहिए, तभी तो ना। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल, है ना? फॉरेन कैपिटल, अब जैसे हम अपने देश में अगर किसी फॉरेन कंपनी को या किसी फॉरेन पर्सन को बिजनेस करने के लिए अलाउ करेंगे, देन इससे क्या फायदा होगा? वो कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल इन्वेस्ट करने के साथ साथ हमारा जो रिसोर्सेस है वो यूटिलाइज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक फॉरेन की कंपनी हमारे यहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टैब्लिश करती है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जब स्टैब्लिश करेगी तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए चाहिए आयरन ओर, जो हमारा मान के चलिए अंडर अनयूटिलाइज्ड आयरन ओर था उसकी यूटिलाइजेशन हो जाएगी। कोल चाहिए, कोल का भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा, और साथ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, है ना? नेक्स्ट वन इज लिंकेज इफेक्ट ऑफ ग्रोइंग एक्सपोर्ट सेक्टर एंड क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज। जैसे ध्यान दीजिए बाबू, ये लिंकेज इफेक्ट जो होता है वह एक बैकवर्ड लिंकेज होता है और एक फॉरवर्ड लिंकेज होता है। जैसे कि अगर कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब इन्वेस्टमेंट होने लगे तो उसका बैकवर्ड लिंकेज क्या होगा? जो कॉटन के फार्मर्स हैं वो कॉटन के कल्टीवेशन का स्टार्ट कर देंगे, है ना? अब जैसे उसका फॉरवर्ड लिंकेज भी हो सकता है, जैसे कि रॉ कॉटन से फैब्रिक बनाया जा रहा है, कपड़ा बनाया जा रहा है ना? तब ऐसा कप ऐसा क्लोथ बनाया जा रहा है, मीन्स उसको स्टिच करने के बाद ही पहना जा सकता है। तो जब इन्वेस्टमेंट होगा कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो ये इंकरेज करेगा किस चीज का? रेडीमेड मार्केट का, है ना? मतलब रेडीमेड क्लोथ का, रेडीमेड गारमेंट्स का। नेक्स्ट वन इज क्रिएशन ऑफ वर्चुअल सर्कल ऑफ ग्रोथ, है ना? वर्चुअल सर्कल ऑफ ग्रोथ, इसका मतलब वर्चुअल सर्कल का मतलब हो गया कि जब हम अपने किसी प्रेजेंट प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, देन किसी फ्यूचर प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है ना? अब जैसे ध्यान दीजिए, हमारे देश में मिनरल्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन नहीं हो पा रहा होता, है ना, तो किसी फॉरेन कंपनी आती वो मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करती। जैसे मिनरल्स तो बहुत सारे, जैसे कि कोल भी है, आयरन ओर भी है, माइका भी है, बॉक्साइट भी है ना? जब जब हम लोग एक किसी पर्टिकुलर मिनरल के एक्सट्रैक्शन का जो मेथड है वो जब हम लोग इन्वेंट कर लेंगे तो किसी दूसरे पर्टिकुलर मिनरल्स के भी एक्सट्रैक्शन का मेथड हम लोग इन्वेंट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे देश में आयरन ओर के एक्सट्रैक्शन का एक पर्टिकुलर मेथड का इन्वेंशन हुआ, देन उस मेथड के बेसिस पे जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट का भी किस तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे वो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता। मीन्स एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, एक प्रेजेंट प्रॉब्लम, तो वो हमारे फ्यूचर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कन्वीनियंट रहेगा, इजी रहेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना? इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो, जैसे रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बने। ओके, है ना? जैसे कि आयरन ओर है तो आयरन ओर से क्या बने? स्टील बने,
बॉक्साइट है तो बॉक्साइट से क्या बने, एल्युमिनियम बने। और कॉपर है, देन कॉपर के डिफरेंट डिफरेंट जो मशीनरी में इक्विपमेंट्स आते हैं, कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं, वो सब बने। और नेक्स्ट वन इज चेक ऑन ग्रोथ ऑफ मोनोपोली पावर, है ना। जैसे ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से ही आज के डेट में कंज्यूमर के पास एक ही प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल है ना। जैसे कि अगर आप एक पेन लेते हैं तो पेन के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के पेन अवेलेबल है ना। आप एक टू व्हीलर स्कूटी लेते हैं, इन स्कूटी के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि मोनोपोली को ये रोकता है ना। मोनोपोली कब होगा, जब एक सिंगल प्रोड्यूसर होगा और एक सिंगल सेलर होगा। जब सिंगल सेलर और सिंगल प्रोड्यूसर नहीं होंगे तब क्या होगा, मोनोपोली रोका जाएगा, है ना। मतलब मोनोपोली क्रिएट नहीं हो पाएगा जब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, है ना। और जब एक ही प्रोड्यूसर एक ही सेलर हो तब वो मोनोपोली हो सकता है इकोनॉमी में। और नेक्स्ट वन इज ओवरकमिंग द लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी। देखिए, जब हमारे देश के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया गुड्स जब विदेशों में जाएगा तो हमारे पास क्या, विदेशी करेंसी आएगी। ऐसे हमारा भारत के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया गुड्स अगर वो जापान में जा रहा है तो जापानीज करेंसी जो येन है वो हमारे पास आएगी। चाइना में जा रही है तो युआन है वहां की करेंसी, वो हमारे पास आएगी। यूएसए में जा रही है देन यूएसए की जो यूएस डॉलर है वो हमारे पास आएगी। अगर ऑस्ट्रेलिया में हमारे गुड्स जा रहे हैं देन हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर आएगा। ब्रिटेन में जा रही है देन पाउंड आएगा। अगर सऊदी अरेबिया में जा रही है देन रियाल आएगा। ओके, मलेशिया में जा रही है देन हमारे पास क्या, मलेशियन करेंसी रिंगिट आएगा। ओके, और नेक्स्ट वन इज ट्रांसमिशन ऑफ ग्रोथ फ्रॉम वन रीजन ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, है ना। अब जैसे ध्यान दीजिए, कोई एक कंट्री पर्टिकुलरली डेवलप्ड हो चुका है, अच्छा खासा उसका डेवलपमेंट हो चुका है, तो यह बात तो जानते हैं कि प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अब कोई कंट्री फुल्ली डेवलप्ड होने के बाद वो ऐसा नहीं कि बोलेगा अच्छा आपको मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं अब शांत बैठता हूँ। ओके, वो क्या करेगा कि डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स ढूंढेगा, है ना। जैसे कि अगर वो अपने इकोनॉमी में सेल्फ सफिशिएंट है, प्रोडक्शन में, कैपिटल में, इन एवरीथिंग, देन क्या करेगा वो, ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन में कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, है ना, वहां मैन्युफैक्चरिंग करेगा। ओके, जैसे यूएसए वेल डेवलप्ड है देन यूएसए ग्रोथ के चांसेस कहाँ ढूंढेगा, जैसे कोई गरीब कंट्री है अफ्रीका में, है ना, केनिया है, जिम्बाब्वे है, सूडान है, यहाँ वो ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज तलाश करेगा। इट मींस जो यूएसए का ग्रोथ है वो इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू ट्रांसमिट होगा किधर, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उधर। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ इन द जीडीपी ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, है ना। जो भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस में उनका जीडीपी ग्रोथ ग्रोथ होगा, है ना। अब जैसे मैं आप लोगों के ओवरव्यू दे देता हूँ जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ नेशन। जैसे हमारा जो भारत देश है उस भारत देश के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है दैट कम्स अंडर जीडीपी। अगर वो प्रोडक्शन किसी फॉरेन पर्सन के द्वारा भी हो रहा है ना, लेकिन अगर वो हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर हो रहा है देन दैट विल कम्स अंडर जीडीपी। अब जैसे कोई विदेशी कंपनी प्रोडक्शन कर रही है कहाँ, हमारे देश में, है ना, हमारे देश के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, तो यह हमारे जीडीपी के ग्रोथ को इंक्रीज करेगा।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।